हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मोशन इन ए प्लेन, जिसमें हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हमें देखना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमने देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और एक और फोर्स लगाते हैं जो कि 5 न्यूटन का है, तो हम बोल सकते हैं इस पे टोटल फोर्स कितना हो गया। टोटल फोर्स कितना हो गया? 10 न्यूटन का फोर्स हो गया। इसको हम डायरेक्टली ऐड क्यों कर पाए? हम डायरेक्टली ऐड इसको इसलिए कर पाए क्योंकि हमें पता है इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसपे 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, तो इस पे टोटल फोर्स कितना हो गया? 0 न्यूटन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूं एंड 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा हूं और इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो अब बताओ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा। तो अभी के लिए हम ये नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको सोल्व कैसे करना है वो हम वेक्टर एडिशन से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर एडिशन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दूसरा होता है ट्रायंगुलर लॉ, जिसको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ओके, तो फॉर एग्जांपल के लिए हमने दो वेक्टर्स लिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हमने दो वेक्टर ले लिए। ओके, अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो पैरेललोग्राम के कुछ रूल्स होते हैं, इस लॉ के कुछ रूल्स होते हैं कि इनको हम कैसे ऐड करेंगे। तो पहला रूल ये है कि हम इन वेक्टर्स को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। फॉर एग्जांपल, अगर ए वेक्टर यहाँ पे है और बी वेक्टर यहाँ पे है, तो बी वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल होना चाहिए। मतलब कि बी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बस ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। बी वेक्टर को हम यहां भी लेके आ सकते हैं। कंडीशन क्या होगी कि हम केवल पैरेलली इनको शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, ये समझ में आया? या फिर ए वेक्टर को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, ए वेक्टर को भी पैरेलली ए वेक्टर के पैरेलल हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये पहला रूल होता है कि वी कैन शिफ्ट पैरेलली। वी कैन शिफ्ट द वेक्टर्स पैरेलली, पैरेलल टू इटसेल्फ। ओके, शिफ्ट करके हम इन्हें कहीं भी लेके आ सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि हमें उन दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल क्या करना है? टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड ज्वाइन करना है। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर्स थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमें क्या करना है? हमें
या तो इनको टेल से टेल ज्वाइन करना है, यानी कि ये इसकी टेल है और ये इस वेक्टर की टेल है, तो या तो हमें इन दोनों वेक्टर्स को टेल से टेल ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि ए वेक्टर है, फिर इसको शिफ्ट करके हम यहाँ लेके आएंगे, तो ये बी वेक्टर है। तो या तो हम इनको टेल से टेल ज्वाइन करें या फिर हम इन्हें हेड टू हेड ज्वाइन करें, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो पहली स्टेप यही होगी हमारी कि या तो हम उन्हें टेल से टेल ज्वाइन करें या फिर हेड से हेड ज्वाइन करें। फिर दूसरी स्टेप क्या होगी? दूसरी स्टेप होगी कि हम उन दोनों को मिला के उन दोनों से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। मेक ए पैरेललोग्राम। वो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे हम पैरेललोग्राम बनाने के लिए इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ऊपर बनाएंगे और इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि एक पैरेललोग्राम बन गया। ओके, एक पैरेललोग्राम बन गया यहाँ पे। ऐसे ही हम इसमें भी बना सकते हैं एक पैरेललोग्राम। ओके, फिर अगली स्टेप होती है, अगली स्टेप क्या होती है, जो कि फाइनल स्टेप है, वो बताता है कि जो डायगोनल होगा इनका, जो डायगोनल होगा, डायगोनल इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। जो इसका डायगोनल होगा वही क्या होगा? इन दोनों वेक्टर्स का सम होगा, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। जैसे कि हमारा ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था और ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया। ये वाला वेक्टर इसके पैरेलल होगा और ये वाला बी के पैरेलल होगा। ओके, फिर ये पैरेललोग्राम बन गया। इसका जो डायगोनल होगा, ये वाला जो डायगोनल होगा, वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट प्लस बी वेक्टर, ये होगा हमारा रिजल्टेंट। तो यहां से हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरा मेथड देखें जो कि है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा मेथड कौन सा है? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर्स हैं उनको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहली स्टेप होती है कि हम उन दोनों वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, इसमें टेल टू हेड या फिर हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वेक्टर्स थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर थे। तो हमें क्या करना है इनमें, या तो हम पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर का हेड ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला ए वेक्टर हो गया, फिर इसको शिफ्ट करके इसके हेड से इसकी टेल ज्वाइन करेंगे, इसके हेड से इसकी टेल ज्वाइन करेंगे और ये हो गया बी वेक्टर। और फिर जो इनकी तीसरी साइड होगी, जो तीसरी साइड बनेगी इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की जो ये तीसरी साइड बनेगी, तो इसकी दूसरी स्टेप क्या है? द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज द रिजल्टेंट। जो इसकी थर्ड साइड होगी वो क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ये हो गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, यहां पे क्या है, यहां पे पैरेललोग्राम लॉ में इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये वाला होगा। कौन सा होगा? ये वाला होगा, जिसको हम बोलेंगे थीटा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेल टू टेल ज्वाइन कर रहे हैं। और इसमें क्या है, इसमें इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला होगा, ये भी थीटा ही होगा। इसमें
ये वाला एंगल लेंगे जो आउटर एंगल है, और इसमें जो इन दोनों के बीच में एंगल है वो लेंगे। इसमें ये वाला एंगल होगा इसका, और इसमें, और ट्रायंगुलर लॉ में हम ये एंगल लेंगे। ओके, यहां से हमें पता चला कि हम ग्राफिकली दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो दो वेक्टर्स का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमें तो रिजल्टेंट की क्या चाहिए, रिजल्टेंट का हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए एंड डायरेक्शन चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। सबसे हम पहले हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो हम इसे ट्रायंगुलर लॉ से करते हैं। चलो, ट्रायंगुलर लॉ से अगर हम करेंगे तो दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट। ओके, फिर हम इसे आगे कंस्ट्रक्शन से करें तो इसको आगे लेके जाएंगे और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल को नोमेनक्लेचर करेंगे। इसको लिखेंगे एम एन ओ पी। ये हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ से हम डिराइव करेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा डेरिवेशन। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर एंड ये हो गया रिजल्टेंट। ओके, तो ये तो था हमारा ए वेक्टर, ये था हमारा, वेट ए सेकेंड, ये था हमारा बी वेक्टर और ये था रिजल्टेंट। और हमने बोला था इसको एम एन, इसको ओ और इसको पी। तो इस ट्रायंगल में हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, ये राइट एंगल है। ओके, ये वाला क्या है, राइट एंगल है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल एम ओ पी। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल एम ओ पी। ओके, एम ओ पी ट्रायंगल में हम देखेंगे ये वाला एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हम केवल मैग्नीट्यूड्स का बात करेंगे, हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, केवल मैग्नीट्यूड्स की। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एमओ का स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एमपी स्क्वायर। ओके, तो यहां से हम लिख सकते हैं एमपी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एमओ स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एमओ को हम लिख सकते हैं एम एन प्लस एन ओ, एम एन प्लस एन ओ, इसका होल स्क्वायर प्लस हम इसे लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर। अब हम बात करेंगे किसमें, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल एन ओ पी की, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल की। ओके,
इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हम यहां से लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एन को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, एम एन को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन ओ होल स्क्वायर प्लस ओपी को क्या लिख सकते हैं हम ओपी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनओ और ओपी को बी वेक्टर के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते हैं। तो हम यहां से, ये वाला एंगल होता है हमारा थीटा, तो हम यहां से निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ ओपी, ओपी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हुआ बी वेक्टर बी। ओके, तो यहां से हम ओपी की वैल्यू निकालेंगे। ओपी की वैल्यू क्या आएगी, ओपी की वैल्यू आएगी बी साइन थीटा। फिर हम देखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है एनओ, एनओ अपॉन, फिर हाइपोटेनियस क्या होगा बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड बी लिखेंगे। तो यहां से एनओ की वैल्यू क्या निकल के आएगी बी कोस थीटा। तो यहां से ओपी की वैल्यू एंड एनओ की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम एन प्लस एम एन, एम एन की जगह लिखा था हमने ए वेक्टर प्लस बी कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यही होगा। अगर हम यहाँ पे एनओ की जगह हम पुट करेंगे बी कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपी की जगह हम पुट करेंगे बी साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो कि है बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy मीन्स 2 इंटू ए इंटू बी कोस थीटा, फिर आएगा प्लस ये वाला टर्म जो कि है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां से आर स्क्वायर निकलेगा ए स्क्वायर प्लस यहां से हम बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो आएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां से हमारा रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहां से अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है, ये आगे रिजल्टेंट निकालने में हमें बहुत यूजफुल होगा। तो पहला फॉर्मूला तो ये है जो हमें याद रखना है। ओके, तो ऐसे करके हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी दो वेक्टर अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हैं उनका बीच के एंगल दिया है तो हम उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ओके, या फिर हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। यानी कि इन चार में से अगर कोई तीन चीज हमें पता है तो हम चौथी चीज आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड।
चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। जैसे कि हमने क्या देखा था, एक ऑब्जेक्ट था जिसपे 5 न्यूटन इधर लग रहा था और 5 न्यूटन इधर लग रहा था। तो दो फोर्सेस लग रहे हैं, 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो हम इन दोनों वेक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 न्यूटन, फिर दूसरे वाले को, पहले वाले का हेड दूसरे वाले की टेल, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 न्यूटन और ये भी हो गया 5 न्यूटन। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, करेक्ट। तो अगर यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हुआ ना, ये भी इधर है और दूसरा वाला भी इधर ही है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। आउटर एंगल लेना है ना हमें, अगर ये ऐसे होता तो हमें ये वाला एंगल लेना था, लेकिन यहाँ पे एंगल 0 डिग्री आ रहा है, तो ये वाला एंगल, इसका थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री, ये हुआ 5 न्यूटन और ये भी 5 न्यूटन। ओके, अगर हम ट्रायंगल लॉ से हम इसको करेंगे और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालें तो हमें फॉर्मूला से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो भी क्या है 5 है दूसरा फोर्स भी, तो 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 5, इंटू बी कितना है 5, इंटू कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है ना। तो यहां से क्या आएगा, रिजल्टेंट इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे 25 प्लस 25 प्लस कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 50, यहां से निकलेगा अंडर रूट 100, जो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। ओके, तो हम इसको 10 न्यूटन डायरेक्टली लिख देते थे, डायरेक्टली ऐड कर देते थे हम इन दोनों को, तो वो फॉर्मूला से भी हमारा वही आ रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि ऑपोजिट अगर फोर्सेस हो तब क्या होता है, फोर्सेस अगर ऑपोजिट हो, 5 न्यूटन दिस साइड एंड 5 न्यूटन दिस साइड, अगर यहाँ पे हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, इस बार कोस थीटा कितना हो गया, थीटा दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो यहाँ से रिजल्टेंट आएगा 5 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 25 प्लस -50। ओके, तो 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50, एंड 50 एंड -50 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0। तो यहाँ से रिजल्टेंट निकल के आएगा हमारा 0। तो हम डायरेक्टली भी इनको कैंसिल आउट करके डायरेक्टली हम 0 लिख देते थे, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा के भी हमारा सेम आंसर आ रहा है, तो मतलब कि हमारा फॉर्मूला जो डिराइव किया है वो सही काम कर रहा है। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। अगर हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन पूछी है, फॉर एग्जांपल अगर हमें बता दिया गया कि एक वेक्टर ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर इस तरफ है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो हमने इसका रिजल्टेंट निकाला है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला रिजल्टेंट है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो हमें अगर दिया हुआ है ए वेक्टर, तो हमें पता है ए वेक्टर की डायरेक्शन भी पता होगी, और बी वेक्टर दिया हुआ है तो बी वेक्टर की डायरेक्शन भी पता होगी, और ये वाला एंगल कितना होता है थीटा। तो हम निकाल लेंगे कि रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर से कितने डिग्री पे है, मतलब कि हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे अल्फा। हमें ए वेक्टर अगर दिया हुआ है तो ए वेक्टर की डायरेक्शन भी पता होगी, और अगर हमें अल्फा मिल जाए, हमें अल्फा मिल जाए, तो हम बता सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर से कितने डिग्री के एंगल पे है, अल्फा डिग्री के एंगल पे है। तो हमें निकालना है अल्फा। ये कैसे निकालेंगे, फिर से हमें
फिर से हमें वही डायग्राम बनाना है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और ये हो गया रिजल्टेंट। ये क्या हो गया? रिजल्टेंट। ये वाला एंगल थीटा है, दिस इज 90 डिग्री, एंड ये हमने क्या बोला है? अल्फा। ओके, दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, बी वेक्टर, दिस इज रिजल्टेंट, और ये हमने क्या निकाला था? ये वाली साइड क्या होती है? बी साइन थीटा, और ये बी कोस थीटा, और ये था एम एन ओ पी। तो यहां से अगर मुझे अल्फा निकालना है, अगर मुझे अल्फा निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, तो अगर मैं साइन अल्फा लिखूं, तो साइन अल्फा मुझे क्या लिखना पड़ेगा? परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल एम ओ पी, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन अल्फा लिखूंगा, तो साइन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर, जो कि है बी साइन थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हमें पहले निकालना पड़ेगा, तब ही मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ पे साइन अल्फा निकाल सकता हूं। अगर मैं कोस अल्फा निकालूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बेस। तो बेस के लिए मैं लिखूंगा ए प्लस बी कोस थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है? फिर से रिजल्टेंट है, तो यहां भी मुझे पहले रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन में केवल डायरेक्शन पूछी है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली डायरेक्शन ही निकालनी है, तो मैं यहाँ पे टेन अल्फा का यूज कर सकता हूँ। टेन अल्फा को हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर, जो कि है बी साइन थीटा अपॉन बेस। बेस क्या है? ए प्लस बी कोस थीटा। ओके, तो यहां से मैं डायरेक्टली अगर मुझे ए वेक्टर, बी वेक्टर और थीटा एंगल दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली यहां से क्या निकाल सकता हूं? टेन अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं। टेन अल्फा की वैल्यू निकल गई, तो मुझे यहां से पता चल जाएगा कि ये एंगल अल्फा कितना है। ओके, तो यहां से निकलेगा टेन अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये हो गया, यहां से हमारी क्या निकल जाएगी? डायरेक्शन निकल जाएगी। ओके, और अगर हमें अल्फा निकालना है, तो हमें क्या करना है? टेन को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ओके, यहां से हमारा अल्फा निकल जाएगा। ये हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि अल्फा कैसे निकालनी है। फॉर एग्जांपल, अगर इसकी वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू अगर मेरे पास वन आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है टेन अल्फा इज इक्वल्स टू वन, ये था, और अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन। तो टेन अल्फा की वैल्यू वन कब होती है? ये हमें पता है 45 डिग्री पे होती है। तो यहाँ से अल्फा डायरेक्ट कितना निकल जाएगा? यहाँ से 45 डिग्री निकल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर से 45 डिग्री पे है। ओके, तो ऐसे करके हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो आज हमने देखा कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो कल के लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जहां से हमें और क्लियरिटी आएगी। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।